सो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने कमर्शियल पेपर पढ़ा था, ठीक है। तो वो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आज का जो हमारा टॉपिक है कमर्शियल बैंक्स। देखो सबको पता है बैंक्स, तो अच्छे से आप जानते ही हो बैंक्स क्या होते हैं। तो कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? देखो कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं फर्म को। जो फर्म्स होती है ना, जो बिजनेस कर रही है, उनको कई तरीके से पैसा देते हैं। कौन कौन से तरीके हैं वो? पहला तरीका है कैश क्रेडिट, फिर ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन्स देते हैं। टर्म लोन्स का मतलब होता है कोई कंडीशन पे लोन दिया जाता है, ठीक है। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड ऑन द फैक्टर लाइक नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरह की बिजनेस है उसके हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं बैंक्स, ठीक है। और हर एक कंट्री में ना अलग अलग रेट होता है इंटरेस्ट का। जैसे इंडिया में देखो इंटरेस्ट का रेट ऑलमोस्ट 12% टू 13% है इस समय, ठीक है, और इससे ज्यादा भी है। तो डिपेंड करता है, बैंक टू बैंक भी वेरी कर सकता है। Usually loans are allowed on the basis of securities and they are repayable either in lump sum or by installment. तो आप देखेंगे जो लोन्स होते हैं ना, ये अलाउ किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी के बेसिस पे इनको अलाउ किया जाता है लोन्स को। और लंप सम में मतलब दे आर पेबल ईदर इन लंप सम और बाय स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स। तो जो लोन लेती है कंपनी, बैंक उनको बता देता है कि ऐसे ऐसे इंस्टॉलमेंट में आप भरना, या कई बार ऐसा भी होता है कि वो बोल देते हैं एक ही बार आप जमा कर देना सारे पैसे। तो डिपेंड करता है, ये बैंक और फर्म के बीच में एग्रीमेंट होता है, उसी को अकॉर्डिंग चलता है। समझ में आ गया बेटा सबको? कमर्शियल बैंक का काम क्या होता है? क्या काम होता है? पैसा प्रोवाइड करना। कैसे? बहुत सारी अलग अलग तरीके हैं, और वो सारे तरीके आप स्क्रीन पे देख रहे होगे कि कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन्स, ये सारे तरीके हैं जिसके थ्रू ये बैंक प्रोवाइड कराते हैं पैसे। पॉइंट क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मेरिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के मेरिट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है? देखिए सबसे पहला एडवांटेज है इसका टाइमली असिस्टेंस। सबसे पहला एडवांटेज ये है कमर्शियल बैंक का कि समय पे असिस्ट करते हैं, मदद करते हैं। बैंक प्रोवाइड टाइमली हेल्प बाय प्रोवाइडिंग फंड्स एज एंड व्हेन नीडेड। जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है ना, तो ये लोग टाइम पे उसको पैसा प्रोवाइड करा देते हैं। अगर आप डिबेंचर्स की बात करोगे, इक्विटी शेयर्स की बात करोगे, प्रेफरेंस शेयर्स की बात करोगे, तो उसमें टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आप बैंक से पैसे लेते हो तो बहुत जल्दी से ही, बस एक जो क्राइटेरिया है उनकी, जो भी वो एग्रीमेंट करना पड़ेगा, और उसको फुलफिल करते के साथ ही वो लोग तुरंत पैसा दे देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इक्विटी शेयर्स के थ्रू लोगे या डिबेंचर्स के थ्रू लोगे, तो उसमें फिर वही एप्लीकेशन मनी भेजनी पड़ेगी, फिर लोग सबमिट करेंगे, उसका टाइम पीरियड होता है, तो ये सब फॉर्मेलिटी उसमें ज्यादा है। तो इसका एडवांटेज लिखते समय यही फायदा है कि ये समय पे पैसा प्रोवाइड कर देता है जैसे ही हमें जरूरत पड़ेगी। हाँ, इंटरेस्ट ज्यादा लेता है। नंबर 2, माना जाता है कि बैंक लोन बहुत सीक्रेट होता है, सिक्रेसिव होता है। मतलब अगर आप बैंक के साथ बात कर लो ना, तो बैंक वाले किसी को डिस्क्लोज नहीं करते, ये इन्फॉर्मेशन बैंक और कंपनी के पास ही रहती है। तो कई बार जब कंपनियां लोन लेती हैं, तो बैंक के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं कि आप किसी को नहीं बताएंगे कि हमने आपसे इतना लोन लिया है, और हाईली सीक्रेट माना जाता है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन फर्निश टू द बैंक बाय द बोरोवर इज केप्ट कॉन्फिडेंशियल। तो अब क्या होता है कि जनरली आप देखेंगे जब कोई लोन लेती है ना कंपनी या फर्म किसी बैंक से, तो अपने बहुत सारे मतलब अंदर की डिटेल्स उनको बतानी पड़ती है। जैसे अपनी बैलेंस शीट उनको दिखाना पड़ता है, ये दिखाना पड़ता है कि हमारे पास इतने एसेट्स हैं, इतनी लाइबिलिटीज हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखी जाती है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बैंक, किसकी तरफ से? बैंक की तरफ से। तो बैंक इस इंफॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर नहीं करता। ओके, बैंक कीप ऑल दीज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विथ इटसेल्फ एंड इट डज नॉट शेयर टू आउटसाइड पीपल। तो ये बहुत ही हाईली सीक्रेट माना जाता है। बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? स्टूडेंट्स लेट मी नो। यस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें एडवांटेज है लेस फॉर्मेलिटीज। देखो फॉर्मेलिटीज लाइक इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब कोई कंपनी इक्विटी शेयर्स के थ्रू रेज करती है, प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू रेज करती है, डिबेंचर्स के थ्रू पैसे रेज करती है, तो दे आर सपोज टू इशू दीज मनी बाय प्रोवाइडिंग प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस देना पड़ता है, और प्रोस्पेक्टस न्यूज़पेपर की तरह होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ती है, कंपनी अपने डेटा बताती है, और सबको ये प्रोस्पेक्टस दिया जाता है। तो लोन लेते समय ये सब फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती।
तो ये एक सबसे बड़ा फायदा है कि आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज से आप बच जाते हो। ठीक है, बैंक जो जो आपको टर्म्स कंडीशंस रखता है कि भाई ये सिक्योरिटी जमा करा दो, ये लैंड एंड बिल्डिंग हमें डॉक्यूमेंट्स दे दो, वही आपको देना पड़ता है। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं देनी पड़ती है। पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. एक आता है फ्लेक्सिबिलिटी। देखो, द लोन अमाउंट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज और इवन रीपेड व्हेन एवर रिक्वायर्ड। एक अच्छी बात क्या होती है कि जब कोई कंपनी या फर्म बैंक से लोन लेती है, तो जो लोन है ना उसको बढ़ाया भी जा सकता है, यानी अगर उसे और जरूरत पड़ेगी तो बैंक से बात करके और ले सकता है। और अगर उसके पास ज्यादा आ गया है या उसे पैसे की जरूरत नहीं है तो उसे रीपे भी कर सकता है। तो लोन अमाउंट कैन बी इंक्रीज एंड इट कैन बी डिक्रीज्ड ऑल्सो। क्लियर है पॉइंट स्टूडेंट्स? Yes, sir. ठीक है, फिर ये थे 4 पॉइंट। अब इनमें से कोई डाउट है तो पूछो। Sir, flexible बता दो एक बार। देखो, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है यहाँ पे कि जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए इक्विटी शेयर्स के थ्रू आपने रेज किया पैसा, ठीक है, और आगे चल के आपको पता चलता है 2 साल के बाद कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। सपोज करो किसी कंपनी ने इक्विटी शेयर्स के थ्रू 1 करोड़ रेज कर लिया, और बाद में पता चलता है कि उसको अब जरूरत नहीं है क्योंकि उसका प्रोजेक्ट वो सही नहीं रहा और अब पैसे की जरूरत नहीं है। तो क्या वो पैसे लौटा सकता है अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को? क्या कंपनी अपने पैसे लौटा सकती है? No, sir. तो फ्लेक्सिबल नहीं है, मतलब उसको लौटा नहीं सकती, तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जबकि अगर आप लोन में देखेंगे ना तो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर मान लो किसी कंपनी ने लोन लिया बैंक से और उसको आगे फ्यूचर में जरूरत नहीं है, तो वो पैसे उसके लौटा सकती है, इंस्टॉलमेंट्स उसके लौटा सकती है और इंटरेस्ट से बच जाएगी, आगे उसे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है क्लास? Yes, sir. तो इसी को बेटा बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। बिजनेस के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो ज्यादा अच्छा होता है। अब जैसे मान लो आपने इक्विटी शेयर्स के थ्रू रेज किया, अब आपको पता चलता है कि और 50 लाख रेज करना था। यू हैव रेज 1 करोड़ रुपीज एंड सडनली कंपनी रियलाइजेज दैट इट इज इन अ नीड ऑफ 50 लाख मोर। तो दोबारा से उसको प्रोस्पेक्टस जारी करना पड़ेगा, फिर इनवाइट करना पड़ेगा, सेबी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, बैंकर तय करने पड़ेंगे। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ठीक है, तो वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, आपको दोबारा से सेट पूरा करना पड़ता है प्रोसेस। और यहाँ पे क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आप बैंक के थ्रू लोन लेते हो तो आप कभी भी पैसा लौटा सकते हो जरूरत पड़ने पे, अगर जरूरत नहीं है तो, और ज्यादा जरूरत है तो और रेज भी कर सकते हो उसी कंडीशंस पे। दैट्स व्हाई इट इज वेरी फ्लेक्सिबल एंड इट इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ कमर्शियल बैंक। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और किसी बच्चे को कुछ पूछना है इसमें 4 पॉइंट्स में से? Yes, sir. नहीं। ठीक है, अब इसके देखो कुछ नुकसान भी हैं। देयर आर लिमिटेशंस आल्सो। कमर्शियल बैंक के क्या नुकसान है? पहला नुकसान तो इसका ये है कि शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए ही ले सकते हैं ये पैसे। मोस्ट ऑफ द बैंक लोन्स आर शॉर्ट टर्म पीरियड इन नेचर, इट्स एक्सटेंशन और रिन्यूअल इज अनसर्टेन। देखिए, होता क्या है कि जब कोई कंपनी बैंक से लोन लेती है ना, तो बैंक वाले ना अक्सर देखा गया है कि ज्यादा लंबे समय के लिए आपको नहीं देंगे लोन, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ही देते हैं। और अगर आप रिन्यू कराना चाहते हो, मान लो उसको एक्सटेंड कराना चाहते हो, सपोज करो किसी कंपनी ने 2 करोड़ लोन ले लिया किसी बैंक से, ठीक है, तो वो बैंक वाले पहले ही एग्रीमेंट बना लेते हैं कि भाई 4 साल में आप हमें पे कर दो। अब मान लो 4 साल हो गए और कंपनी को और पैसे, वो पैसे अभी जरूरत है, मतलब उसको प्रोजेक्ट ठीक ठाक चल रहा है उसका सब कुछ, और उसे अभी वो जो करोड़ उसने लिए थे पैसे, वो पैसे उसे रखने हैं, लौटाने नहीं है। तो ऐसे में बैंक डिसाइड करेगा कि वो पैसे लेना नहीं चाहता। तो बैंक से पहले बात करनी पड़ेगी और बैंक तय करेगा कि वो पैसे वो उन्हीं के पास छोड़ दे और आगे कंटिन्यू एक्सटेंड कर दे। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी इसकी डिसएडवांटेज यही है कि एक्सटेंशन जो है या रिन्यूअल जो है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बात कर रहा था, इसकी पॉसिबिलिटी डिपेंड करती है बैंक तैयार होता है कि नहीं। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि यहाँ पे जो है, जरूरी नहीं है कि बैंक एक्सटेंड कर दे, अनसर्टेनिटी बनी रहती है।
That's why it is one of the disadvantage. Clear a point, student? यस सर। पॉइंट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। दूसरा डिसएडवांटेज है इसका, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशंस। देखो होता है क्या है कि बैंक जो है ना, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करता है कंपनी के अफेयर्स के बारे में। वो देखना चाहता है कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है, सिक्योरिटीज के बारे में पूछता है, कंपनियों से पूछता है कि आपने कितने इक्विटी शेयर्स खरीद रखे हैं, कितने प्रेफरेंस शेयर्स खरीद रखे हैं, आपने कमर्शियल पेपर्स के थ्रू रेज किया है क्या, ठीक है, और भी किसी बैंक से लोन लिया है क्या, आपके पास एसेट्स कितने हैं, मतलब एकदम छानबीन कुछ ज्यादा ही करने लगता है। और वो आप समझ भी सकते हो कि क्यों छानबीन करता है, क्योंकि वो खुद अनसिक्योर होता है। उसको पता है इतना सारा पैसा मैं दे रहा हूँ, अगर कल को कंपनी दिवालिया हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, तो मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे। तो इसी डर के वजह से वो बहुत ज्यादा हाई इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है। और इससे ना डिफिकल्टी आने लगती है किसी भी कंपनी को। आप इमेजिन कीजिए कंपनी अपने बारे में सब कुछ उनको बता रही है, ऑल्दो ये सीक्रेट होता है, बैंक किसी के साथ शेयर नहीं करता, बाहर वाले लोगों को नहीं बताता, लेकिन खुद तो इसके बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर लेता है ना। तो ये इन्वेस्टिगेशन कई बार देखा गया है कि काफी खिंच भी जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेती, बट लेती है टाइम। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत होती है। क्लियर है? यस क्या सर। क्या इन्वेस्टिगेशन होता होगा, आप मतलब अपने हिसाब से बताओ जरा। क्या अगर आप बैंक हो और किसी कंपनी ने आपसे बोला कि मुझे 1000 करोड़ चाहिए लोन के तौर पे, तो क्या क्या मतलब कैसे, क्या क्या मेन चीज, उसके कौन से डॉक्यूमेंट आप चेक करना चाहेंगे? कोई बच्चा कौन ट्राई करेगा? आपको क्या लगता है अगर आप बैंक में होते, बैलेंस शीट। बड़े पोस्ट? ठीक है, एक स्टूडेंट कह रही है कि बैलेंस शीट चेक करती सर मैं सबसे पहले उसको। बेटा बैलेंस शीट में क्या क्या पता लगता है आपको चेक करने से? सर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पता चल जाता है उससे कि लायबिलिटीज कितनी है, एसेट कितनी है। अगर लायबिलिटीज ज्यादा होती ठीक, तो वो लोन नहीं देते। लेकिन लाइबिलिटीज तो उतनी ही होती हैं जितने एसेट्स होते हैं। तो मतलब आप अगर चाहती हैं कि बिजनेस, मतलब मान लो अगर वो ज्यादा कई साल के लिए मांग रहा है पैसे, तो आप मतलब क्या चीज उसमें नोटिस करना चाहेंगे? सर सर बिजनेस हाँ पिछले कई सालों से कैसा परफॉर्म कर रहा है। सर ये हाँ, देखेंगे कि पिछले साल मतलब पिछले सालों से उसने मतलब बैंकों से लोन लिया है और उसने जो पेमेंट था वो टाइम पर पे किया कि, चुकाया नहीं चुकाया। तो ये चीज देखने के लिए बैलेंस शीट में कैसे पता चलेगा? मेरे ख्याल से तो बैलेंस शीट से नहीं पता चल पाएगी ये बात, कि पिछली बार कितना पैसा लिया था और अभी तक चुकाया है कि नहीं, कैसे देखोगे? मतलब इसके लिए क्या कौन सी चीज चेक करनी चाहिए कि उसने चुकाया कि नहीं चुकाया? क्योंकि ये अभी आपने, अच्छा ये पता कर सकते हो कि कितना पैसा इसके पास आया और कहाँ से आया? ये पता करना ठीक रहेगा, कहाँ से पैसा यस आया सर। कंपनी के पास? तो इसके लिए अभी क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, 12th में पढ़ोगे आप, 12th में आओगे तो हम पढ़ेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, इसमें क्या होता है बेटा कि जो पैसा आता है ना बिजनेस के अंदर, तो उसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि ये पैसा कहाँ से आया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आया, या डे टू डे एक्टिविटी से आया, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया। इससे भी बड़ी हेल्प मिलती है कि पैसा जो आया है कंपनी कहाँ से लाई है, इन्वेस्टमेंट करके लाई है। अच्छा कई बार क्या होता है कि कंपनी के पास पैसा कम हो जाता है, तो जरूरी नहीं है कि कंपनी के पास पैसा कम है, दिखा रहा है कैश जाते हुए दिखा रहा है तो खराब कंपनी है। कई बार कंपनी इन्वेस्ट करती है बहुत सारा पैसा एसेट के ऊपर, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि यार बिजनेस का जो पैसा पे हुआ है वो एसेट खरीदने में हुआ है। तो इससे भी हम एक अच्छा मतलब एक पोजीशन हमें पता चल जाती है कि बिजनेस की सिचुएशन ठीक है कि नहीं है। तो ये जो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन है ना, एक स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा बताया कि सर मैं तो सबसे पहले बैलेंस शीट चेक कर लूंगी, और बैलेंस शीट चेक करके मैं ये पता कर लूंगी कि कितनी मेरे पास बिजनेस के अंदर लाइबिलिटी है और कितने एसेट्स हैं, और बेसिकली लाइबिलिटीज में किस तरह की लाइबिलिटी है। क्या पता रिजर्व्स बहुत ज्यादा रखे हो कंपनी ने। रिजर्व्स क्या होते हैं, कौन बता रहा है मुझे? सर जो बुरे समय के लिए कंपनी पैसा बचा के रखती है। हाँ, तो अगर रिजर्व्स बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी के ऊपर बोझ है, इसका मतलब ये है कि कंपनी और अच्छी है। इनफैक्ट कंपनी ने इतना सारा पैसा बचा के रखा हुआ है बुरे वक्त के लिए। तो अगर कंपनी के पास रिजर्व्स अच्छे होंगे, ऑल्दो इट इज अ लायबिलिटी, देन ऑल्सो इट इज अ वेरी गुड साइन ऑफ हैविंग दैट लायबिलिटी।
तो ये सब चीजें इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम चेक करेंगे। अच्छा, एसेट्स में भी हम क्या क्या चेक करेंगे, हम गुडविल भी चेक कर सकते हैं कि कंपनी की गुडविल कितनी है, क्योंकि गुडविल तो एसेट साइड में दिखाई देगी। हम लैंड एंड बिल्डिंग देख सकते हैं, हम फर्नीचर देख सकते हैं, हम कैश देख सकते हैं, बैंक देख सकते हैं। तो ये सारी चीज हम इन्वेस्टिगेट करके देखेंगे कि कंपनी डमाडोल स्थिति तो नहीं है, कंपनी के पास इतनी एसेट तो है कि अगर कल को हमारे पैसे डूबते हैं तो हम इसको रिकवर कर लें। तो बैंक यही सब पता करता है। अच्छा, क्या आप लोग ये भी चेक करना चाहोगे कि कंपनी को प्रॉफिट कितना हो रहा है या लॉस कितना हो रहा है? यस सर। ठीक है, तो इसके लिए बेटा जी। कौन सा अकाउंट देखना चाहोगे? पीएनएल अकाउंट। क्या कर पीएनएल अकाउंट? तो देखो, जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं ना, इनके लिए तो पीएनएल अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन जो कंपनियां होती है ना, उनके लिए होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अकाउंट बताता है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ साल के दौरान। तो हम क्या करेंगे, अगर हम बैंक हैं तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल चेक करेंगे और देखेंगे कि पिछले 3-4 साल से कमाई कैसी हो रही है। कंपनी घाटे में तो नहीं चल रही है, या फायदे में चल रही है तो अच्छी बात है। तो अगर हमें ट्रेंड दिखेगा कि कंपनी हर साल प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है कंपनी का, तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा सिग्नल होगा और हम बेफिक्र होके कंपनी को लोन दे सकते हैं। ठीक है। और अगर किसी कंपनी का बेटा लॉस का ट्रेंड चल रहा है, मान लो पहले वो 1 करोड़ कमाती थी, फिर बाद में धीरे धीरे घटते जा रहा है हर साल थोड़ा थोड़ा, तो ये आपको क्या लग रहा है, मतलब क्या लंबे समय के लिए लोन देना पसंद करेंगे आप लोग? नो सर। नो सर। क्योंकि सर। कंपनी, है ना, तो ये चीजें देखी जाती हैं, बड़ा अच्छे से एनालिसिस होता है। और आप 12th क्लास में आओगे तो हम लोग रेशियो एनालिसिस भी पढ़ते हैं कि ये बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की मदद से हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मूलाज जहाँ पे हम इनको सॉल्व करके और कंपनी के ना फाइनेंशियल पोजीशन को बताते हैं, कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो निकालते हैं कि कल को अगर कंपनी लोन लेती है तो क्या वो पैसे पूरा पे कर पाएगी। और ये सारा चीज बहुत ही सिंपल होता है। तो 12th क्लास में इसका एक टॉपिक भी है, रेशियो एनालिसिस, छोटा सा टॉपिक है। तो उसमें हम यही देखते हैं कि कंपनी को हम इवेल्युएट कर सकते हैं, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। अगर किसी को पता करना है कि लंबे समय के लिए कंपनी की सिचुएशन ठीक ठाक है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगा देते हैं हम, डेट टू इक्विटी या इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूले हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के। तो वो हम फॉर्मूला लगा के और उसको सॉल्व करते हैं और उसमें रेशियो के हिसाब से हमें पता चल जाता है कि कंपनी की पोजीशन और सिचुएशन कैसी है। तो यही काम बैंक भी करता है, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करता है। और जब उसको लगता है कि हाँ हमारे पैसे नहीं डूबेंगे, कंपनी हमारे को बाद में पे कर पाएगी, तो वो ये पैसा उसको अलाउ कर देता है, दे देता है। यहाँ तक क्लियर हो गया सब बच्चों को? सर हम ये भी तो देखेंगे कि कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट कितनी है। अगर वो लॉस में जा रही है पर उसके पास फिक्स्ड एसेट बहुत ज्यादा है कि तो हाँ, फिर सर हम उसको लोन दे देंगे ना। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कंपनी के पास जो फिक्स एसेट है उसने उधार लिया था, मतलब वो पैसा लोन लेके लिया था, ये भी तो हो सकता है। और जिस बैंक से उसने लोन लिया था वो बिल्डिंग खरीदने के लिए, वो लोन अभी तक पूरा पे नहीं किया है और वो गिरवी रखा था उसने। अगर कल को पे नहीं कर पाया तो वो एसेट को गिरवी कर लेगा वो बैंक। अब बताओ, अब अच्छी सिचुएशन है कि खराब? तो सर ये तो खराब सिचुएशन। हाँ, तो हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि जो एसेट परचेज किया गया है वो परचेज करते समय कहाँ से किया गया है। अगर वही एसेट रिटेन्ड अर्निंग से किया गया होगा तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर किसी से कंडीशनल रखा है तो वो खराब। तो ये सारी चीजें मायने रखती हैं। ठीक है, आ गया समझ में? यस सर। यस सर। एक और लिमिटेशन है बेटा, टू मेनी रेस्ट्रिक्शंस। प्रॉब्लम क्या है ना कि बैंक ना बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर देता है। कैसे? जब बैंक लोन देता है तो वो कंडीशन लगा देता है दुनिया भर की। क्या क्या कंडीशन लगाता है? एसेट के ऊपर मॉर्गेज, जैसे जो एसेट गिरवी रखा है ना बैंक ने, उसको बोल देगा कि ये एसेट ना जब तक हमसे आप पूछोगे नहीं इसके ऊपर आप कोई नई बिजनेस नहीं कर सकते। मान के चलते हैं कि एक बिजनेस के पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, लैंड बहुत ज्यादा एक्वायर कर रखा है, ठीक है। मान के चलते हैं हम कि 500 करोड़ का लैंड है। अब बैंक ने, मतलब बैंक से लोन लिया कंपनी ने और वो 500 करोड़ का जो लैंड है ना उसको मॉर्गेज करा दिया। मॉर्गेज का मतलब समझ रहे हैं ना? उसके डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास जमा करा दिए कि ये लो डॉक्यूमेंट्स, अगर कल हम आपके पैसे नहीं चुका पाते तो ये लैंड आपका हो जाएगा।
ठीक है, बैंक भी मान गया, बैंक ने बोला चलो अच्छी बात है। लेकिन बैंक क्या करता है, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है, बोलता है कि अगर कल को आप नई बिजनेस शुरू करते हो कोई, तो इस लैंड के ऊपर तब तक नहीं करोगे जब तक हम अलाउ ना करें। तो कंपनी इसमें फंस जाती है। मान लो कंपनी को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है या कंपनी को कोई एक्सपेंशन करना है बिजनेस का, तो वो लैंड का इस्तेमाल वो नहीं कर पाएंगे, उस पे कोई नई बिल्डिंग नहीं बना पाएंगे, उस पे कोई ऑफिस नहीं ओपन कर पाएंगे, क्योंकि बैंक उनको मना कर देगा, बोलेगा देखो हम लोगों ने आपके ये कागज गिरवी रखे। अच्छा मान के चलो कि अगर वो कल को बेचना भी चाहते हैं उस लैंड को, तो तब तक नहीं बेच पाएंगे जब तक बैंक अलाउ ना करे, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी उनके हाथ में है। आया ना समझ में? तो इसमें रेस्ट्रिक्शंस बहुत लग जाता है कामकाज करने के लिए। बैंक जो कंपनियां होती हैं, दे आर नॉट अलाउड, लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड ऑन देम। उनके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया ये वाला? यस सर। यस सर। यस सर। तो कौन 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 सा पॉइंट पढ़ लिया, कौन बताएगा, देखता हूँ किसको ध्यान है। 3 पॉइंट्स कौन है ज्ञानी बच्चा वो? हाँ, पहला डिसएडवांटेज क्या था? Meeting short term needs only. अच्छा, Do not वेरी गुड। provide दूसरा? long term डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। detail. वेरी गुड, ठीक है। और तीसरा? Too many restrictions. तो ये थे हमारे 3 लिमिटेशंस विद कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक में हमारे 3 डिसएडवांटेजेस यही हैं मेनली। ठीक है, अब एक और टॉपिक है हमारा लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक क्या करती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन भी लेती हैं। कमर्शियल बैंक अलग होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अलग होते हैं। ठीक है, अब देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किए गए ऑब्जेक्टिव से कि लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल फाइनेंस प्रोवाइड कर सके। ठीक है, दे एम एट प्रोमोटिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इनका बेसिकली काम क्या होता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। ठीक है, इनको हम डेवलपमेंट बैंक्स भी कहते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये देख रहे हो डायग्राम, ये जो है इससे पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है कि ये क्या करते हैं। इसको नर्चर करने के लिए, कंपनियों को और बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया, और सरकार इसको काफी प्रमोट करती है। सरकार कहती है ठीक है, कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहता है तो कर सकता है, डेवलपमेंट बैंक उसको बहुत सारे सुविधाएं देगा, लोन देगा सस्ते रेट पे, उसको सुझाव भी देगा कि इस जगह बिजनेस खोलना है कि नहीं खोलना है। इस तरह से बहुत सारी फैसिलिटीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देते हैं। ठीक है, ये देखो क्या क्या करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बेसिकली आप देखेंगे ना, ये असिस्टेंस देते हैं। जब ये पैसा देते हैं ना उधार, तो कंपनियों को बोलते हैं कि इस पैसे को आप ऐसे ऐसे लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होती है। कई सारी कंपनियां उनसे पैसे लेके जाती हैं, तो उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक है, और वो लोग ना मार्केट सर्वे का भी बताते हैं कि आसपास का कंडीशन कैसी है। अगर जैसे सपोज करो आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हो, ठीक है। अच्छा ये बताइए, वो प्रोग्राम की बात हुई थी ना हमारी, एक जो दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है स्टार्टअप्स वाला। यस। हाँ, तो वो प्रोग्राम मैं चाहूंगा अपनी क्लास का हर बच्चा देखे। सैटरडे को आता है, कौन बच्चा बता रहा था संडे। टाइमिंग किसी को? संडे को टाइमिंग संडे क्या है बेटा, 7 मैं भी PM। देख लूंगा। 7 PM, चलो मैं भी देखूंगा, कोशिश करूंगा, और आप भी देख लेना उसको। देखो आइडियाज आती हैं। जैसे सपोज करो आपके दिमाग में कोई आइडिया आई, आपको पैसे चाहिए, तो आप बैंक से भी ले सकते हो पैसे। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, आपको मार्केट सर्वे करके बताएगा कि भाई इस एरिया में अगर ये दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं हमें उस लोकल एरिया का नहीं पता, तो बैंक आपको बोलेगा कि हाँ ये दिक्कतें हैं, और आपको बहुत सारा टेक्निकल और मैनेजरियल सर्विसेज प्रोवाइड कराए। टेक्निकल सर्विसेज जैसे, जैसे मैं देखो एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लो आपके दिमाग में आइडिया है कि मैं इस एरिया में बहुत सारी बिल्डिंग बना के और किराए पे दूंगा, रेंट पे। क्यों ये आइडिया आपके पास दिमाग में क्यों आई? क्योंकि आपके घर के पास नेशनल हाईवे जा रहा है, ठीक है, और आपने देखा कि यहाँ से नेशनल हाईवे जा रहा है और गुड़गांव से होते हुए जा रहा है। तो आपको पता है गुड़गांव में जमीन महंगी है। अच्छा, साथ में वहाँ पे रेंट भी बहुत ज्यादा महंगा है, और क्योंकि हाईवे बनने वाला है विद इन 3 to 4 years, और गवर्नमेंट ने उसका रोड मैप दे दिया, तो आपके दिमाग में आइडिया आई कि क्यों ना मैं यहाँ की जमीन जो सस्ते में बिक रही है वो खरीद लूं, चारों तरफ की जमीन, बहुत सारी जमीन एक्वायर कर लूं, और वहां पे अच्छी सी बिल्डिंग बना के, और चारों तरफ से बाउंड्री बना के, अच्छा सा गेट वेट बना के, और लोगों को रेंट पे दे दूं। जो जो एम्प्लॉय गुड़गांव जाके काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पैसे वाले लोग, उनको मैं दूंगी, और सीधा कंपनी से बात कर लूं,
और कंपनी को बोल दूं कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दूंगा मैं और अपनी व्हीकल दूंगा, कंपनी तक छोड़ के आएंगे। इसमें फायदा ये होगा कि लोग आपस में शेयरिंग कर सकते हैं, आप बस भी चलवा सकते हो और उसी जो आपने फ्लैट बनाया वहीं से, तो लोग भी तैयार हो जाएंगे और हाईवे होने की वजह से आपका भी खर्चा कम आएगा और विद इन 15 to 20 मिनट्स ट्रेवल कर पाएंगे, तो उनको भी बुरा नहीं लगेगा और सीधा ऑफिस से आना जाना हो जाएगा और आपको भी सस्ता पड़ेगा। अब इसमें क्या हुआ, जब ये सब कर लोगे तो आप बैंक से जब लोन लेने जाओगे तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो आपको राय देंगे कि यहाँ पे बिल्डिंग इतनी भारी भरकम बन सकती है कि नहीं बन सकती, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए जो नीचे की जमीन होती है जहाँ आप उसको उसका इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट करोगे, बेस, वो भी तो होल्ड करनी चाहिए ना मिट्टी, क्योंकि हर जगह की मिट्टी की बनावट अलग होती है। कई जगह ऐसी एरिया होती है जहाँ पे आप बड़ी बिल्डिंग नहीं बना पाओगे, वो जमीन उसका वजन उठा ही नहीं पाएगी, कोलैप्स कर सकती है। तो टेक्निकल असिस्टेंस आपको लेना पड़ेगा इंजीनियर्स से। तो बैंक क्या करता है, आपको टेक्निकल असिस्टेंस फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता है। उनके पास होते हैं टेक्नीशियंस, क्योंकि बैंक का काम ही यही होता है लोन प्रोवाइड करना, तो वो अपना भेज देगा पर्सन की जाओ देख के आओ कि यहाँ पे कितने मंजिला बिल्डिंग बनाई जा सकती है, आसपास का एरिया कैसा है, ये सारी टेक्निकल हेल्प वो देती है। समझ में आ गया? यस एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मेरे पास वो एक पूछना था बात, पर क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है सर, पूछूं? पूछ लो, कोई बात नहीं, पूछ लो। सर ये इलोन मस्क एक स्टारलिंक कंपनी जो सिम वगैरह है उसकी स्टार्ट करने वाला है 2022 में इंडिया में। हाँ तो दूसरे सर इंडिया, हाँ करने वाला, ठीक है बोलो। तो सर फिर जियो की कंपनी को चैलेंज फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, कर रही है, इनफैक्ट करना क्या पड़ेगा, इसकी साइट, अभी मैंने पिछली क्लास में आपको नहीं बताया था कि ऑनलाइन उसका रजिस्ट्रेशन भी करा लिया लोगों ने, कईयों ने। वो तो गवर्नमेंट ने आके अनाउंस किया कि अभी अभी इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मत कराइए, तब जाके लोग माने, नहीं तो कई लोगों ने तो करा चुके हैं, पैसे भी पे कर दिए कईयों ने, उसकी सर्विसेज भी ले रहे हैं। तो सर जैसे ये स्टारलिंक कंपनी पहाड़ों वगैरह सब जगह नेटवर्क देती है सैटेलाइट के थ्रू, और सर जियो की हाँ नहीं दे पाती, तो फिर जियो क्या करेगी सर अब, जहां तक है सैटेलाइट हो? देखो, ये तो यही तो बिजनेस है। तो आप देखो, आप पढ़ोगे ना, जियो ने भी किसी कंपनी के साथ, मेरे ख्याल से अगर मैं सही हूं तो यूके की कंपनी के साथ, नहीं यूके की कंपनी के साथ तो एयरटेल ने कर रखा है, जियो ने भी किसी कंपनी के साथ किया, मुझे कंपनी का ध्यान नहीं आ रहा है नाम, उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, वो भी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। और एयरटेल भी कर रहा है, एयरटेल ने तो यूके की एक कंपनी है, उसने आज से कई साल पहले सैटेलाइट लॉन्च कर चुकी है, वो 700 के करीब उसने सैटेलाइट उसी समय लॉन्च कर दिया था और गलती से इंसॉल्वेंट हो गई। तो यूके की गवर्नमेंट की कंपनी थी वो, तो यूके की गवर्नमेंट को लगा कि भाई ये तो बहुत पैसा हमारा डूब जाएगा, तो ऐसे में एयरटेल ने उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया कि चलो ठीक है, इसका खर्चा मैं दूंगा, और उस कंपनी को खरीद लिया इस। तो एयरटेल भी इसी पे काम कर रहा है, और आने वाले टाइम में देखना एयरटेल का नेटवर्क भी जबरदस्त हो जाएगा। बिल्कुल, अब सारी कंपनियां बेटा सैटेलाइट से ही करेंगी, क्योंकि टावर जो है ना बड़ा महंगा भी पड़ता है और फिर नेटवर्क भी अलग अलग आता है। आपने देखा होगा जब हम अपने घर पे यूज करते हैं, कहीं कहीं नेटवर्क अच्छा आता है तो डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड बढ़ जाती है इंटरनेट की, और कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि चलता ही नहीं है फोन। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है, इसको टैकल करने के लिए ये ज्यादा अच्छा है। अच्छा, दूसरी बात, सैटेलाइट लॉन्च कर दोगे तो सस्ता भी पड़ता है, शुरुआत में आपको खर्चा पड़ेगा, उसके बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि आपको बस एक बार वहां पे उसको भेजना है, और जब वो जाएगा तो वो वहां ग्रेविटी जीरो हो जाएगी, फिर वो अर्थ के रोटेशन में आ जाएगा और सैटेलाइट चलता रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और हर जगह आपको एक नंबर का नेट नेट मिलेगा, मतलब फैसिलिटी बहुत, छोटा सा एक छोटा सा टॉप अप, जैसे हम लोग डीटीएच का लगाते हैं ना डब्बा, वैसे लगा देना है और घर में उसको कनेक्ट कर देना है, काम करेगा। और जियो भी तो कर रहा है, अभी फाइबर नेटवर्क भी उसी अभी कर रहा है, लेकिन आगे भी आप देखोगे करेगा जियो भी। बोलो। ओके सर। एलन एलन मस्क वाला ना, अभी पता है इंडिया में हिट नहीं होगा, क्योंकि 40,000 रुपए है उसका किराया। मैं अभी पढ़ रहा था एक दिन, 39,000 40,000 के नियर अबाउट पड़ रहा है पर मंथ, कौन खरीदेगा इतना महंगा? ये तो सिर्फ ये खरीदेंगी जो कंपनियां है ना बड़ी बड़ी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो क्या करेंगी, इसका
नेटवर्क ले लेंगी और फिर वाईफाई से राउटर से पूरे कंपनी में एम्प्लॉइज को फ्री ऑफ कॉस्ट वो अटैच कर देंगी। और क्योंकि ये बहुत हाई स्पीड नेटवर्क रहेगा तो कंपनियों के लिए तो अच्छा है, लेकिन अभी इंडिविजुअल्स के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अभी कंपनी ने अनाउंस किया है स्टारलिंक ने कि हम आगे इसको बहुत सस्ता कर देंगे, बट अभी फिलहाल फॉर द टाइम बिंग बहुत महंगे है। आप नेट पे जाके सर्च मारोगे ना, इसका पूरा अमाउंट पता चल जाएगा आपको, इतना इतना कॉस्ट का पड़ रहा है। तो अभी तो गवर्नमेंट ने रोक दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट भी इस पे रजिस्ट्रेशन चार्ज लेती है ना। गवर्नमेंट यहाँ पे अगर आप कोई फैसिलिटी देते हो तो गवर्नमेंट को पहले आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने रोक दिया कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, हमारे देश में आपने हमसे परमिशन ली नहीं और उसका लिंक कैसे भेज दिया, लोग उसको रजिस्टर करा रहे हैं। ठीक है। यस सर। हाँ, तो हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट ओनली प्रोवाइडिंग, ये मतलब वही मैं बता रहा था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा जो है ना, ये लोग बहुत सारे सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, असिस्टेंस देते हैं, मार्केट सर्वे कराते हैं, टेक्निकल नॉलेज देते हैं, मैनेजरियल सर्विसेज भी देते हैं कि भाई कुछ अच्छी चीजें भी बताएंगे आपको कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। जैसे मान लो आप बिल्डिंग बना रहे हो तो वो बोल देंगे कि इतना रेंट रखोगे तो आपको कस्टमर ज्यादा मिल जाएंगे, इस एरिया में आप चुनोगे तो ज्यादा फायदा फायदा होगा, इस तरह से। पता है आपको फॉरेन कंपनियों में, जैसे आप अमेरिका में देखोगे ना, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो कंपनियां क्या करती हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया होती है आपको भी पता है बहुत महंगा हो जाता है वहाँ पे। जैसे गुड़गांव है, नोएडा है, ये महंगी सिटी हो गई है कि नहीं, ये बताओ। वहां पे जो सामान आपको 100 रुपए का पड़ेगा, इधर अगर आप थोड़ा सा दूसरे एरिया में आओगे तो वही सामान आपको 60-70 रुपए का मिल जाएगा। मानते हो इस बात को? यस तो बड़ी बड़ी यस सर। कंपनियां क्या करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, दूसरी जगह जमीन खरीद लेती है, वहां से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर, मैं अमेरिका की बता रहा हूँ। अमेरिका में क्या करते हैं वो लोग, 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर दूर, मतलब जो एकदम वैसी एरिया होती है जहाँ जमीन थोड़ी सस्ती है, वहां बहुत सारा जमीन एक्वायर कर लेते हैं, अच्छे से बिल्डिंग बना देते हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते हैं, और वहीं से कनेक्टिविटी देख लेते हैं, मेट्रो की कनेक्टिविटी है कि नहीं, और फिर वहीं से अपना एक खुद का रूट बना लेते हैं। और वहां से क्या करते हैं, ट्रेन बुक कर लेते हैं, मतलब ट्रेन की जो कंपनी है उससे बात कर लेते हैं, पूरे साल भर का एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई हम इतने करोड़ देंगे, आप हमारे इतने एम्प्लॉई हैं उनको रोज अप डाउन करना है। तो आधे रेट में पड़ जाता है वो किराया उनका, मतलब एक तरह से जैसे इंडिया में पास मिल जाता है ना, वैसे वहां हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं, वो जो कैंपस है उनका, जहाँ पे सारे एम्प्लॉय उसी कैंपस में रहते हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटी देते हैं, स्विमिंग पूल और जिम, सारी फैसिलिटी वहीं बना देते हैं। ठीक है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देते हैं, और फिर वहीं से अपने एम्प्लॉय को अंडरग्राउंड ले जाते हैं वो स्टेशन तक, और फिर वहां से जो बुलेट ट्रेन हैं और ये सब अच्छी वाली जो ट्रेनें हैं, उनमें वो लोग बैठते हैं, अपना कंप्यूटर सब अपनी आईडी से लॉग इन करते हैं, क्योंकि ये सारी इंटरनेट फैसिलिटी तो इन ट्रेन में अवेलेबल होती है, फास्ट इंटरनेट होती है। बस वहीं से अपना लॉग इन करके और अपना ड्यूटी शुरू कर देते हैं। दो फायदे हैं, एक तो जाने में जो आधा घंटा उनका सफर होता है, नियर अबाउट 120 किलोमीटर, वो मान के चलिए आधे घंटे में कवर कर लेते हैं। ठीक है, कम में ही कर लेते हैं, तो उतने में वो अपना ड्यूटी भी करते रहते हैं, इंटरनेट भी यूज हो जाता है, और उसके बाद फिर ऑफिस में जाते हैं और वहां से आते समय भी लॉग इन करके रखते हैं, और घर पहुंचने के बाद लॉग आउट कर देते हैं। तो कंपनी को डबल फायदा है, एक तो एम्प्लॉय का टाइम भी बच गया, आने जाने का टाइम उसने यूज कर लिया, एम्प्लॉय को भी बुरा नहीं लगेगा, और एम्प्लॉय को फैसिलिटी भी दे दी अच्छी, और आपने पूरा कैंपस बना के उनको दे दिया जहाँ हर तरह की सुविधा है, तो आपका एम्प्लॉय भी खुश रहेगा। ठीक है, और जॉब छोड़ के भागेगा नहीं, और पूरा डिवोट होके काम करेगा। तो इसीलिए वहाँ की कंपनियां बहुत आगे हैं। अच्छा, इंडिया में क्या है, इंडिया में अगर आप देखोगे जो छोटी मोटी चुंगू कंपनियां, ये क्या करती हैं, ये बोलेंगी एम्प्लॉय को आप टाइम पे पहुंच जाओ। अब रोड बीच में ट्रैफिक जाम हो गया तो एम्प्लॉय का बेचारे का उस दिन का आधा तनख्वाह भी उड़ा देते हैं कि आप लेट आए हो, आज आपकी हाफ हाफ डे लगेगा। तो अब ये बताओ वो किसकी गलती है, एम्प्लॉय तो बस नाराज रहता है, उसको नुकसान होता है और वो स्ट्रगल भी करता है। अगर आप खुद उसको बना के दे दोगे इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है कि नहीं? मेरी यस बात क्लियर हो यस गई? सर। एक बार मैं आपको बताऊं, बहुत पहले मैं बता रहा हूँ, बिजनेस की क्लास चल रही थी, ठीक है, तो ऐसे ही कुछ मतलब इनोवेशन पे मैं एग्जांपल दे रहा था, तो ऐसे ही डिस्कस होने लगा कि क्यों ना हम लोग रोड बना दें, जमीन के नीचे नीचे से अंडरग्राउंड बना के ले जाएं, और ले जाके और अपना ही रोड हो,
और अलग अलग लिंक निकाल दें उसका, जिससे कि ट्रैफिक जाम ना हो। अब क्लास के बच्चों ने आर्ग्यूमेंट करना शुरू किया उस टॉपिक के ऊपर कि सर ऐसे कैसे हो जाएगा, किसी के घर के नीचे से जाएगा तो वो तो जाने ही नहीं देगा। तो हमने कहा भाई ये भी बात सही है। फिर मैंने कहा भाई एक काम करेंगे, हम लोग जो गवर्नमेंट के रोड होते हैं उस रोड के नीचे से ले जाएंगे पाइपलाइन से। बच्चों ने बोला कि सर गवर्नमेंट ही अलाउ नहीं करेगी। हमने कहा भाई गवर्नमेंट को हम बोलेंगे ना कि हम नीचे हम सीमेंटेड कराएंगे बढ़िया से, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, धंसेगी नहीं जमीन, टेंशन मत लो। क्योंकि मेट्रो भी तो जब लोगों के घरों के नीचे से जा रही है, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बच्चों ने कहा, कुछ ने एग्री किया कि हाँ सर सही आइडिया है, और आज की डेट में ये काम करके दिखा दिया है। ठीक है, तो आप देखो ये, अब पैसा चाहिए इसके लिए, तो आप देखोगे एक बिजनेसमैन है उसने ऐसे ही किया एग्जैक्टली। अमेरिका में उसने क्या किया, हायर कर लिया जमीन, और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको बोला कि देखो आपके एम्प्लॉइज को आने जाने में लेट होता है, इसकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। मैं जमीन के नीचे से मतलब रोड बनाऊंगा और उसका आउटलेट छोड़ दूंगा जगह जगह, और आप उसको अटैचमेंट दे देंगे और आपके एम्प्लॉय उसी रूट से जाएंगे, उसमें रश नहीं रहेगा, आपको लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, एकदम टाइमली काम होगा। तो कंपनियों ने कहा ठीक है ये तो अच्छा चीज है, इससे हमारा अपना खुद का नुकसान हो रहा था। तो कंपनियों ने पैसे दे दिए शुरू में ही, उसको बोला ठीक है ले जाओ पैसे, हमारी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे एम्प्लॉय के लिए ये ओपन रहेगा। तो आज की डेट में ऐसे ही हो रहा है, समझे। क्योंकि ट्रैफिक जाम एक सबसे बड़ी समस्या है कंपनियों के लिए। अगर उसका एम्प्लॉय टाइम पे चला जाए, टाइम पे काम करे, तो ज्यादा अच्छा है, कंपनी के लिए फ्रूटफुल हो जाए, है कि नहीं। यस सर। तो अब किसी के दिमाग में ये आइडिया आई होगी ना कि क्यों ना हम लोग सैटेलाइट लगा के नेटवर्क दें, कम्युनिकेशन। तो देखो आज हिट हो रही है आइडिया ये, ठीक है। और सर जब रेनी सीजन आएगा तो ये नेटवर्क कम काम करेगा ना? नहीं, क्योंकि इसकी जो, देखो बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज मुझे इस पे नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत जो भी पढ़ा, इसमें ये है कि इसकी जो हाइट है ना ये ज्यादा नहीं रख रहे हैं ये लोग, तो रेनी सीजन में भी इसका नेटवर्क उतना खराब नहीं होगा। आप यही सोच रही हो ना कि डिश टीवी में जैसे खराब हो जाता है, देखा होगा ना आपने, डिश टीवी में खराब हो जाता है बारिश आती है तो। यस सर। सर हाँ, तो इसके लिए उन्होंने कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसमें कुछ ऐड किया होगा टेक्नोलॉजी, शायद इसकी हाइट कम रखी है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम इन्होंने सॉल्व कर लिया होगा। और नेटवर्क कुछ तो कम होगा, लेकिन इतना ज्यादा फास्ट नेटवर्क है कि थोड़ा बहुत कम भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब आप ये मान के चलिए, बहुत ही, क्योंकि सैटेलाइट से ना नेटवर्क बहुत अच्छा आता है। जो टावर्स होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि आसपास की चीजें उसको ना बहुत ज्यादा वो डिस्टर्ब करती हैं। जैसे आप देखो घर के पास टावर लगा हुआ है, किसी ने मतलब कोई अलग अलग चीजें जो है उसको डिस्ट्रैक्शन करती है, जैसे साउंड, ये सब। सैटेलाइट में ये सब झंझट ही नहीं। तो वहां पे मैं समझता हूँ उन्होंने नजदीक नजदीक टावर लगाए हैं, ठीक है। और अभी आप देखो, वैसे हर चीज का कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी है। अब इतने सारे सैटेलाइट, 1500 सैटेलाइट तो मैं पढ़ रहा था लगा चुका है। अब 1500 सैटेलाइट्स, बहुत ज्यादा ऊपर कबाड़ इकट्ठा हो रहा है। पढ़ा होगा ना आपने, स्पेस में बहुत सारे सैटेलाइट्स होने की वजह से डंप बहुत इकट्ठा हो गया वहां पे। जब सैटेलाइट ये खराब हो जाएंगी 100 साल 200 साल बाद, लाइफ होती है ना इनकी, तो उसके बाद वैसे ही तैरती रहेंगी ऊपर स्पेस। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि ऊपर कोई स्पेस पे जाएगा तो टकराता रहेगा कोई ना कोई चीज। अब क्योंकि वो अमेरिका की कंपनी है तो इसीलिए उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे। हालांकि मेरे हिसाब से इतने सारे सैटेलाइट लगाने में कई लोग बोल रहे हैं कि ये गलत है इतने सारे सैटेलाइट लगाने, लेकिन सब कर रहे हैं अब। सर इसके लिए भी कोई कंपनी आ जाएगी बाद में जो स्पेस को साफ कर सकती है, मतलब ऐसा प्रोडक्ट निकाल है, देगी। नहीं ऐसा है। चाइना ने, अभी आप देखो 2 साल पहले, 2-3 साल पहले न्यूज में आया था, चाइना ने जाके सफाई की है वहां के जो तैरते हैं ना ये सब वेस्ट, उनको कलेक्ट कर लेती है। ऐसी मशीन हैं स्पेस को साफ करने के लिए, कह रही हो ना आप? यस सर। यस। हाँ है, ऐसा है। तो सर फिर क्यों सफाई नहीं करती है कम? करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट था करते हैं सब कर, बट इतने ज्यादा टुकड़े आप समझ सकते हो,
एक्चुअली क्या होता है, जब सैटेलाइट दो आपस में टकराती है ना, तो उसके कई टुकड़े बनते हैं, फिर वो टुकड़े जाके कहीं और टकराते हैं, फिर ऐसे करते करते लाखों टुकड़े हो जाते हैं। तो ये रोज बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है, ये बढ़ रहा है। अभी आज क्या तारीख है, 11/10 है ना। अभी कोई सैटेलाइट एक यस लॉन्च करने वाला है, मेरे ख्याल सऊदी अरेबिया करने वाला है। अब उसको सबसे बड़ा डर यही है कि जब उसका सैटेलाइट जाएगा मार्च पे, तो उसको ये डर है कि ये जो छोटी मोटी जो पुंगू पुंगू सैटेलाइट घूम रही है ना, ये ना टकरा जाए उससे। क्योंकि इनका वजन होता है, मान के चलो 50 किलो 40 किलो। अब जो टुकड़ा होने के बाद, अब वो आके जब लड़ेगा तो लाखों किलोमीटर की स्पीड से आके टकराएगा, तो बहुत कोलेटरल डैमेज करेगा वो। अब यही डर है, क्योंकि आप स्पेस पे जाओगे ना, आप कैसे जाओगे, आप तो जा नहीं सकते, आप हम तो सोच भी नहीं सकते, या सोच सकते हैं? सोच सकते हैं सर। सर खाली सोचना, ठीक अभी है, जा नहीं सकते इतना पता है मुझे। सर पता है जा भी कितना खर्चा सकते हैं। लगता है? अभी ये अमेजोन का जो ओनर गया था, कितने रुपए खर्च किए पता है? पता नहीं बताओ। सर। अभी किसी बच्चे ने बोला था ना जा भी सकते हैं, तो उसी से पूछ रहा हूँ किसने बोला था। मैं बता दूं ना उसको, अमाउंट तनीष तो बता ही दूं कम से कम। हाँ तनीषा, पता है कितना खर्च किया था? सर बहुत ज्यादा खर्च किया होगा, लेकिन जब अर्थ रूइन होने लगेगी तो धीरे धीरे तो गवर्नमेंट सबको भेजेगी ही ना स्पेस में, मार्स पे। अब मार्च पे, अब पता नहीं मुझे, तो अभी फिलहाल तो 50 साल में ये होने वाला है कि गवर्नमेंट भेजने लग जाए, बहुत खर्चा होता है। मैं आपको अमाउंट बता देता हूँ, $5 बिलियन खर्च किए थे उसमें। अभी चार आपने न्यूज में हजार देखा होगा ना, वो गिन लो फोर आप। थाउजेंड करोड़ इतना खर्च किया था 1 मिनट के लिए। 4,000 करोड़ सर। हाँ, 5 बिलियन कितना होता है, गिनो। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, तो 100 मिलियन इक्वल टू 1 बिलियन। इंटू करके देख लो, इतना खर्च किया है इसने जाने के लिए, वहां सिर्फ 1 मिनट के लिए। तो मुझे तो सर नहीं लगता कि हम लोग वापिस इतना कर पाएंगे। सिर्फ वहां स्पेस में जाने के लिए नहीं, 1 मिनट वो जो देखा ना उसने बाहर ने, वो मतलब वो उसके लिए खाली खर्च था, हम नहीं कर वेस्ट कर सकते। दिया सर इतना। वही तो काफी क्रिटिसाइज हो रहा है ट्विटर पे कि 5 बिलियन इसने 1 मिनट अपने लिए लगाया। और एलन मस्क ने अभी परसों ही अनाउंस किया था 5 बिलियन गरीबों के लिए खाने के लिए, कि जो गरीब हैं जो खा नहीं पाते उनको मदद करने के लिए $5 बिलियन दिया है एलन मस्क ने, परसों परसों या नरसों। तो उसकी काफी तारीफ हो रही थी कि एक आदमी तो अपने 1 मिनट के लिए 5 बिलियन उड़ा दिए, और एक ने 5 बिलियन गरीबों के लिए दिए। तो अच्छी बात है, मेरे ख्याल से दूसरा ऑप्शन ज्यादा अच्छा था, गरीबी तो हटानी चाहिए नहीं। यस सर सर। पर सर वो तो फिर उनका ही पैसा है, वो जो मर्जी करे। एक्सक्यूज मी ये सर। बात सही है आपका, यही बात सही है। अब मैं क्या बोलूं, बट अब मैं तो खाली यही बोल सकता हूँ कि मुझे 1 मिनट में अगर $5 बिलियन खर्च करने हो, तो मैं अपने लिए इतना सब करके क्या करूंगा। मैं अपना व्यू होता है सबका, मैं सोचूंगा यार गरीब को ही दे दूं, भला हो जाए। एक्सक्यूज मी सर। पर हाँ बोलो। सर उनको स्पेस सर देखने को टोटल मिल गया ना। एक आदमी सर ने अपने ऊपर किया बेटा, समझे ना, कोई एक्सपेरिमेंटल नहीं था वो। उसने सिर्फ क्या ही एंजॉय, कर वो लिया। हॉलीडे, वो उसके हॉलीडे पैक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जेफ बेजोस ने 10 मिनट के 40,000 करोड़ रुपए दिए थे स्पेस में। हाँ 10 मिनट, लेकिन वो जो रियल में जो एडवेंचरस उसका जो था ना, जो जिसमें ज्यादा पैसा खर्च हुआ, वो सिर्फ 1 मिनट का था। उसको और क्लोजली रीड करना, जो आर्टिकल आपने पढ़ा, ठीक है। वो तो आप पूरा वो जाने आने का सब देख रहे हो। जो उसने एंजॉय किया वहां पे, जो मतलब जो उसे देखना था, वो सिर्फ 1 मिनट का ही था। तो इतने पैसे अगर वो गरीबी में बांट देता तो मैं खैर देखो, वो लोग भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो तो सबका अपना अपना है। कि स्टूडेंट ने बोला ना सर, उसके पैसे हैं, उसकी मर्जी, बात सही है। वो कमा रहा है तो उसी का हक है उस पे, हम थोड़ी ना बोल सकते हैं उसको ऐसा कर। ठीक है, सर तो उसकी कुल मिला कंपनी के स्पेशल सर्विस करती होगी ना। क्या, सर उसकी कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करती होगी। बिल्कुल करती है, 100% करती है, अमेजोन भी करती है, नो डाउट। देखो जितनी अच्छी कंपनियां है ना, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करती
खाली झोला छाप कंपनियां जो होती है ये दिक्कत करती है, ठीक है। बाकी आप देखोगे ज्यादातर बड़ी कंपनियां बहुत दान देती हैं गवर्नमेंट को, इसीलिए तो अमेरिका सबसे आगे है, क्योंकि वहां पे कंपनियां ही इतनी भयंकर भयंकर हैं, बड़ी बड़ी। तो इसीलिए तुम लोगों से मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्टअप स्टार्ट करो। ज्यादा से ज्यादा लोग इंडिया में भी बहुत दिमाग वाले लोग हैं, टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड, है कि नहीं। यस तो देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंडिया में कौन कौन से हैं, ये देखो पूरी एक लिस्ट बना के रखी हुई है मैंने, इसमें देख लो, पढ़े एक एक करके, ये आप सब इकोनॉमिक्स में आपको दीप नमन सर पढ़ाएंगे। ये है आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एक है आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एक है आईसीसीआई, आईसीआईसीआई, इसको तो जानते ही होगे, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यस इंडिया। नोटबुक में लिख लेना। इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, एक आईआरबीआई। फिर एक यूटीआई है, मैं बार बार बोलता रहता हूँ इसका नाम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। कौन सी कंपनी है ये, किसमें आती है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, बोलो। स्टैट्यूटरी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में आती है। इसी तरह से एलआईसी, ये भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में आती है। ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अब ये समझ में आया। अब जैसे एलआईसी है, गवर्नमेंट ने क्यों बनाया था एलआईसी को, इसीलिए कि जो बड़े बड़ी कंपनियां हैं इनको ये लोग मदद करते हैं। तुम देखते हो गया, जब बड़ी कंपनी कोई स्टार्ट होती है तो एलआईसी कराती है, अपनी इंश्योरेंस कराती है, एलआईसी से पैसे लेती है। तो ये सब ये लोग पैसे भी देते हैं, ये खुद भी बिजनेस में लगाते हैं, शेयर्स खरीदते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, ये लोग बहुत कुछ करते हैं। अच्छा, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। इनके बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इनके ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यस सर अब देखो यहाँ पे मेरिट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के। पहला एडवांटेज है लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ये लोग ना लंबे समय के लिए पैसा देते हैं, जबकि कमर्शियल बैंक्स लंबे समय के लिए पैसा नहीं देते हैं, ध्यान रखना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लंबे लंबे समय के लिए पैसा देते हैं। दूसरा है एडिशनल सर्विसेज भी देते हैं, टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, ठीक है, मार्केट सर्वे कराते हैं, मैनेजरियल, मैं पहले ही समझा चुका हूँ ये, तो ये सब ये लोग सुविधा। हाँ बेटा, आवाज आई फिर से। यस हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर ये इंस्टीट्यूशन से कोई कंपनी पैसे लेती है ना, तो इसमें क्या होता है, गुडविल बढ़ती है कंपनी। जैसे अगर कोई कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे ले तो उसकी गुडविल बढ़ जाती है, रेपुटेशन बढ़ती है, और इजी रीपेमेंट्स, माना जाता है कि आसानी से, मतलब कंपनी के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं होता फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, कंपनी का बर्डन कम कर देती है, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत होती है तो वो दे देगी, टेक्निकल नॉलेज दे देगी, मैनेजरियल कोई डिसीजन लेना है तो आप बात करके उनसे समझ लेते हैं। फिर पांचवा पॉइंट है रिलायबल सोर्स, काफी विश्वास किया जा सकता है, इससे जो फंड्स अवेलेबल होता है वो कभी भी हो जाएगा, अगर मार्केट की हालत अच्छी नहीं है तब भी आप इस पर ये भरोसा कर सकते हो। जैसे एलआईसी है, मार्केट अच्छी नहीं चलेगी तब भी एलआईसी के पास ठीक ठाक पैसा रहता है, वो मदद कर देती है, ठीक है। जब ये कोरोना वायरस आया था और इससे पहले फाइनेंशियल क्रंच हुआ था, तो उस समय एलआईसी ने भारत को काफी मदद की थी, तो इसीलिए सरकार इन सबको बनाती है जिससे कि हम इनकी मदद ले सकें। पॉइंट क्लियर है सबको। सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यस शॉर्ट टर्म के लिए भी देते हैं फाइनेंस। हाँ जी बिल्कुल, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, बेसिकली इनसे लॉन्ग टर्म लेने में ही फायदा रहता है, अच्छा खासा दे देते हैं पैसे। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस देखो जरा, पहला डिसएडवांटेज है कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेलिटीज, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी होती है इसमें भी। देखो जब भी आप बैंक से डील करोगे ना, आपको फॉर्मेलिटी बहुत सारी करनी पड़ती है, तो इसमें भी रिजिड फॉर्मेलिटी होती है। जब भी आप लोन लोगे आपको एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, आपको बहुत समय खर्च करना पड़ता है, खर्चा भी बहुत लगता है, ठीक है। तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेलिटीज होती है, लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स। दूसरा आता है इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शंस, जैसे कि मैंने लोन में बताया, इसमें जैसे मैंने आपको बताया ना, इसमें रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं। बैंक जब भी लोन देता है ना बेटा, 100% है रेस्ट्रिक्शन लगाएगा, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी रेस्ट्रिक्शन लगाता है, ऐसा थोड़ी ना है कि बटैया में दे देगा वो,
ये भी बोलता है हाँ कितने 10 साल के लिए लेना है, चलो अपनी बैलेंस शीट दिखा दो, स्टेटमेंट ऑफ P&L दिखा दो, दिखाओ कहाँ कहाँ से एसेट खरीदे हैं और कंडीशंस क्या क्या है, तो सब कुछ ये भी डिटेल मांगते हैं। और सबसे खास इसका डिसएडवांटेज, इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट। ये लाल टोपी जो हमने बात करी थी पिछली क्लास में, ये वही है। इसमें क्या करते हैं ये लोग, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं ना, उसमें बोलते हैं हमारा भी एक डायरेक्टर बना लो चुपचाप। और इस डायरेक्टर का नाम क्या होता है, कौन बताएगा? देखता हूँ किसने रिटेन किया है करके। नॉमिनी डायरेक्टर। बच्चे पढ़ रहे हैं साहब। नॉमिनी डायरेक्टर, ये लाल टोपी वाला नॉमिनी डायरेक्टर है। इसको क्या किया, बैंक ने नॉमिनेट किया है, ये चुपचाप यहाँ मीटिंग जब भी होगी चुपचाप अटेंड करेगा ऐसे ही, और सारी इन्फॉर्मेशन बैंक को बताएगा। अच्छा ये एक्सपेंशन करने की सोच रहे हैं, ये रिस्क लेने की सोच रहे हैं, देख लेना भाई, संभाल लेना अपने पैसे। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनसे बात करता है, भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग, तो इसीलिए इसको बनाया जाता है। तो ये हमेशा टेंशन देता रहता है, ठीक है। अच्छा ये अपना डिसीजन भी रखता है, और कई बार आपको पता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई फैसले लेते हैं तो इसमें सबका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, तो ये भी अपना व्यू देगा, ऐसा करो ऐसा करो, तो इसका ये रोल है। तो आ गया समझ में 3 पॉइंट्स? यस सर। सर ये जो ठीक है। नॉमिनी डायरेक्टर होता है ये सिर्फ तब तक ही होता है जब तक कंपनी लोन वापस रिपे नहीं कर देती। बेसिकली यस, फिर उसके बाद इसको हटा दिया जाता है। वो तो आसान होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये हट जाएगा और नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चुन लिया जाएगा। यस सर। हम्म। ठीक है, अब हमारा थोड़ा सा ही रह गया है टॉपिक। अगली क्लास में हम लोग इंटरनेशनल फाइनेंसिंग वाला टॉपिक लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स, इतना बना लो। और लास्ट टॉपिक है इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, इसमें बस GDR IDR यही सब है, तो हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज इतने पे ही खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स लीव कर सकते हैं। यस